नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आप कैसे हैं ज़रूर कमेंट्स करके बताना। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंस कंपनी का अपडेट और उसके साथ-साथ उसके टेक्निकली चार्ट पैटर्न के बारे में बातचीत करूँगा। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा क्योंकि कंटिन्यूअसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स इस चैनल के माध्यम से आपको मिलता रहेंगे। तो फर्स्ट जो कंपनी के बारे में बात करूंगा, मेरे एक पसंदीदा कंपनी है जिसका नाम है क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजीज। देखिए, क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर सबसे पहले मैं चार्ट पैटर्न्स के बारे में चर्चा करूंगा। देखिए, मैंने एक ट्रेड लेने के लिए इंतजार कर रहा था मगर वो ट्रेड नहीं मिला। देखिए, हमेशा आपको ट्रेड मिलेगा ऐसे कोई बात पक्की नहीं है क्योंकि मार्केट है। मार्केट डिसाइड करेगा वो कहाँ पे जाएगा। तो हम लोग को ट्रेड को फाइंड आउट करके रखना होगा। जब मिलेगा तो मिलेगा, नहीं मिलेगा तो छोड़ देंगे। जैसे ट्रेड किस तरीके से मिला, देखिए यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे कंटिन्यूअसली एक बाइंग रेंज मिला था। कंटिन्यूअसली बाइंग रेंज मिला था, लोअर साइड को और अपर साइड को मार्किंग कर लिया। तो बाइंग रेंज कितना बना, 20% के आसपास। तो एक अलग लेवल का बाइंग रेंज बना और इसी रेंज के हिसाब से देखा तो कंपनी के ऊपर अच्छा खासा यहाँ पे एक एंट्री लेवल्स मिला था। वो एंट्री लेवल किस तरीके से होगा, अगर जब भी नीचे टच करेंगे तो यहाँ पे एंट्री बनेगा और ऊपर लेवल में इस जगह पे टारगेट बन सकता था। तो यहाँ पे हुआ क्या, उस टारगेट बनने से पहले ही यहाँ पे देख सकते हैं 200 डेज ईएमए के नीचे बना था, तो एक हायर पॉसिबिलिटी था। मगर यहाँ पे एंट्री ही नहीं हुआ, यहाँ पे नीचे इस लेवल को टच ही नहीं किया। तो जब इस लेवल में आया था, मुझे कुछ दोस्तों ने कमेंट्स किया था कि सर अगर आसपास आए क्या एंट्री लेना चाहिए। और शायद मुझे लग रहा था कि वो लोग एंट्री भी लिए थे, उसके बाद जब वहाँ पे टारगेट के नजदीक गए तो वो मुझे ये भी कमेंट्स किया कि सर मुझे टारगेट मिला। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि प्लीज आप हमेशा रूल्स को फॉलो करके चलिए। ब्लाइंडली किसी कंपनी के ऊपर काम मत करिएगा कि हाँ पहले से एंट्री बन चुके थे मैं एंट्री ले लूंगा और नीचे आए तो एवरेज कर लूंगा। एक गलत डिसीजन है क्योंकि रूल्स को फॉलो करके चलना पड़ता है। तो मैं आज तक एंट्री नहीं लिया क्योंकि मेरा रूल्स के खिलाफ है। मैं रूल्स को खिलाफ करके काम नहीं करता हूँ। चाहे वो ट्रेड मुझे ना मिले तो भी कोई कोई बुरी बात नहीं है। कोई भी मैं टेंशन नहीं लेता हूँ क्योंकि ट्रेड कहाँ किसी ना किसी जगह पे तो मिल ही जाएगा। तो फाइनली देखिए क्या हुआ, ऊपर जाने की कोशिश किया, नीचे आया, फिर से ऊपर गया, फिर से नीचे आया, फिर से ऊपर गया। आप एक चीज को ध्यान देना, यहाँ पे एक चीजों को ध्यान देना, कंपनी के ऊपर अगर मैं रेंज एक मार्किंग करूँ तो इस चीज को अगर मैं मार्किंग करूँ तो आपको एक चीज देखने को मिलेगा। कंपनी कंटिन्यूअसली एक क्या किया, ऊपर जाने की कोशिश किए थे, एक रेजिस्टेंस मिला, फिर से ऊपर जाने की कोशिश किया, एक रेजिस्टेंस मिला, फिर से ऊपर जाने की कोशिश किया, एक रेजिस्टेंस मिला। फाइनली फाइनली क्या किया, यहाँ पे क्या किया, ब्रेकआउट किए। और ब्रेकआउट जो किया वो हाई वॉल्यूम किया, साथ ब्रेकआउट किया। उसके बाद देखिए रिट्रेसमेंट किया और उसके बाद ऊपर जा रहा है। तो एक बड़ा एंटी लेवल बन सकता है, एक बड़ा एंटी लेवल यहाँ पे मिल सकता है। वो एंटी लेवल किस तरीके से है, तो जब भी यहाँ पे रिटेस्ट करेगा, अभी जब भी रिटेस्ट करके एक बड़ा सा कैंडल आपको ग्रीन कैंडल दिखेगा तो एक बड़ा मोमेंटम जर्नी देखने को मिल सकता है और वो लेवल मेरे हिसाब से यहाँ तक आने का चांसेस है। 1687 के आसपास लेवल आने का चांसेस रहेगा। तो जब यहाँ पे टच करेगा और उसके बाद रिवर्सल करेगा तो मैं जरूर एक वीडियो बना के शेयर करूंगा। फिलहाल के लिए इस कंपनी के ऊपर जो वॉल्यूम जिस तरीके से वीक होता जा रहा है, मुझे लग रहा है थोड़ा सा करेक्शन होगा और इस सपोर्ट को वो रिटेस्ट करेगा। इस सपोर्ट बहुत स्ट्रांग है, इस सपोर्ट को वो फाइनली ब्रेकआउट किए कर चुके हैं, बहुत दिनों के बाद ब्रेकआउट किया है। तो उसको एक स्ट्रांगली वो सपोर्ट मानेगा। तो इस तरीके से टेल लेने से पहले कंपनी का हालत भी देखना पड़ेगा। तो ये हालत के बारे में बात करें तो कंपनी बेस्ट है। कंपनी के ऊपर आरओसी आ रही बेस्ट तरीके से देखने को मिलेगा, डेप्थ जीरो है, इनकम भी अच्छा खासा है। हाँ, मान लेता हूँ कंपनी का पी रेशियो थोड़ा सा हाई है। कितना हाई है वो भी तो देखना चाहिए ना। कंपनी के एक टाइम पी रेशियो चला गया था करीबन 138 के आसपास और आज पी रेशियो कहाँ पे आ गया, सिर्फ 60 के आसपास। तो पी रेशियो जो है वो बुरी तरीके से यहाँ पे गिर चुके हैं। और मतलब फिर भी कंपनी के एवरेज पी रेशियो कंपनी के कितने हैं, 5 साल में एवरेज पी रेशियो 67 के आसपास देखने को मिला है, 67 के आसपास देखने को मिला है। तो यहाँ पे एक चीजों को ध्यान रखना होगा कि जब भी किसी कंपनी के ऊपर पी रेशियो ज्यादा देखने को मिलता है तो उसका एवरेज 5 साल का पी रेशियो कितना है। अगर एवरेज पी रेशियो 5 साल के नीचे है तो अच्छी बात माना जाता है। तो कंपनी के जो क्वार्टरली रिजल्ट है वो आप देखेंगे तो कंपनी के सेल्स में आपको कमियां देखने को मिलेगा। ये बात क्यों है, क्योंकि देखिए केमिकल सेक्टर में 2 साल में भारी भरकम नुकसान झेलना पड़ रहा है, भारी भरकम सेल्स डाउन है और उसके चलते हुए इस कंपनी के ऊपर भी सेल्स डाउन देखने को मिले। अभी एक्सपेंस को मेंटेन करने के बाद कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन देखिए 68 करोड़ और इस बार कितना बना 52 करोड़। इसका मतलब उतना भी ज्यादा अंतर नहीं है, उतना भी ज्यादा डिफरेंस नहीं देखने को मिला कि कंपनीज के ऊपर प्रॉफिट लॉस किस तरीके से देखने को मिले हैं। तो कंपनी के प्रॉफिट लॉस में कुछ चेंजिंग नहीं है, एक ही रेंज के ऊपर कंपनी प्रॉफिट कर रहे हैं कंटिन्यूअसली 50 to 60 रुपीज के 60 करोड़ के आसपास ही कंपनी का प्रॉफिट हो रहा है। तो इस बेसिस में बात करें तो कंपनी में एक पोटेंशियल ग्रोथ है। जब मार्केट रिकवरी करेगा
मतलब जब केमिकल सेक्टर रिकवर करेगा करेगा तब इस कंपनी भी अच्छा खासा धमाका परफॉर्मेंस करने वाला है। तो इसलिए शायद मुझे लग रहा है इंस्टीट्यूशन इस कंपनी के ऊपर टिके हुए हैं। इंस्टीट्यूशन खुद भी स्टेक को बेचा नहीं, पहले इसके पास जीरो कर्जा जीरो इन्वेस्टमेंट था, आज धीरे धीरे करके इन्वेस्टमेंट भी वो बढ़ा चुके हैं। तो ये प्लस पॉइंट है इस कंपनी के ऊपर। तो आपके क्या राय है इस कंपनी के ऊपर जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है एल लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। एक एक इंडिया के सबसे बड़ा इंश्योरेंस कंपनी है और इस कंपनी टोटली गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट के पास है 96.5% के आसपास होल्डिंग गवर्नमेंट के पास देखने को मिला है। तो 96.5% के आसपास जो गवर्नमेंट के पास स्टेक देखने को मिला, इस बात को याद रखना होगा कि कंपनीज के पास जो होल्डिंग है, सॉरी प्रोमोटर के पास जो होल्डिंग है उसको बेचना पड़ेगा, आज नहीं तो कल उसको बेचना पड़ेगा, क्योंकि सेबी के रूल्स के हिसाब से 75% के ऊपर होल्डिंग किसी भी पब्लिक के पास नहीं, सॉरी किसी भी प्रोमोटर के पास नहीं होना चाहिए। तो प्रोमोटर को तो बेचना पड़ेगा, जब बेचेंगे तब मुझे लग रहा है कि इंस्टीट्यूशन उसको बाय करेंगे, क्योंकि इंस्टीट्यूशन अभी बाय नहीं कर पा रहा है, क्योंकि उसके पास होल्डिंग तो है ही नहीं, क्योंकि वो होल्डिंग प्रोमोटर के पास है। जब प्रोमोटर बेचेंगे तब उस होल्डिंग इसके पास जरूर देखने को मिल जाएगा। तो अभी देखिए इस कंपनी के ऊपर जो चार्ट पैटर्न्स बना है वो कुछ इस तरीके से बना, फाइनली एक एक लेवल बना था, वो लेवल कुछ इस तरीके से थे, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे क्या बना, एक बिग जैसे हेड बना, सॉरी कप बना, उसके बाद दो बार क्या बना, हैंडल बना। जब दो बार हैंडल बनेंगे उसके बाद जब ब्रेकआउट होगा तो हायर कन्फर्मेशन है वो टारगेट को अचीव करेगा। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ, फाइनली ब्रेकआउट हुआ और इसके बाद इस कैंडल ने क्या किया, कन्फर्मेशन कर दिया ब्रेकआउट को, और उसके बाद देखिए धीरे धीरे करके वो क्या करे, आगे बढ़ रहे हैं। और आगे बढ़ने के बाद देखिए एक बार रिट्रेसमेंट में किए, नीचे आए, वो प्रीवियस जो सपोर्ट था उसको रिट्रेस किया, और रिटेस्ट करने के बाद कंपनी देखिए धीरे धीरे करके ऊपर गया और टारगेट को अचीव किया। तो जो टारगेट बना था वो करीबन 17% के आसपास, उतना ज्यादा बड़ा टारगेट नहीं था, फिर भी कंपनी ने 17% का टारगेट कितने दिनों में दिया, अगर मैं एंट्री लेवल से टारगेट तक देखूं तो करीबन 128 दिन में, 128 दिन का मतलब होता है एटलीस्ट 4 एंड 5 मंथ्स, तो 4 मंथ्स आप बोल सकते हैं। अ, तो कंपनीज के ऊपर अभी देखो फिलहाल की जो हालत है, मुझे लग रहा है कि मैं पहले ही बोल चुका हूँ, कंपनी जिस तरीके से यहाँ पे इस लेवल को ब्रेकआउट करने के बाद एक बार रिट्रेसमेंट किया, यहाँ पे मेरे फिर से एक छोटा क्वांटिटी ऑब्वियसली एंट्री है, वो इसलिए एंट्री लिया, यहाँ पे कोई पैटर्न नहीं बना था, मैं इसीलिए एंट्री लिया क्योंकि इसका प्रीवियस जो हाई है, प्रीवियस जो लाइफ टाइम हाई है, उसी उसी लेवल्स को वो अचीव करने के लिए कोशिश करेंगे, तो इसलिए छोटा सा एक एंट्री बना। अगर इस एंट्री से अगर टारगेट तक मैं देखूँ तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 19% के आसपास टारगेट मिलने का चांसेस है। तो इसके ऊपर मैं बुलिश इसलिए हूँ क्योंकि कंपनी का प्रीवियस जो हाई है उस लेवल तक जाने का वो कोशिश करेगा, क्योंकि यहाँ पे जो पैटर्न बना, यहाँ पे यू जैसे पैटर्न बना, जब भी कुछ यू तरीके से पैटर्न बनेगा तो एक हायर पॉसिबिलिटी है उस लेवल तक जाने का वो कोशिश जरूर करेंगे। तो एलआईसी के ऊपर आपके क्या राय है जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। तो फिलहाल के लिए मेरा जो ट्रेड है वो किस तरीके से हुआ वो मैं आपके साथ शेयर किया हूँ। अगर आपको काम करना है तो इस सारे कंपनीज के ऊपर जरूर फोकस रखिएगा। और हाँ, मेरे वीडियो हमेशा एजुकेशन पर्पस में होते हैं, कोई भी रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है। अगर आपको काम करना है तो कंटिन्यू करिए, और अगर आप फ्री ऑफ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके आप सीखना चाहते हैं, तो फ्री ऑफ कॉस्ट सीखना चाहते हैं, कोई भी मेरे तरफ से आज तक मैंने 1 रुपया किसी से भी चार्जेस नहीं लिया। अगर आप सीखना चाहते हैं, अगर मेरे वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज ज्वाइन करिए, नीचे टेलीग्राम का लिंक भी दिया गया है, और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करिए। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है टाटा पावर। देखिए टाटा पावर के बारे में चर्चा करूं तो इस कंपनी के ऊपर एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस पॉइंट मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ध्यान दीजिएगा इस चीज को। टाटा पावर ने क्या किया, सितंबर मंथ ने पहले से ही देखिए एफएस ने क्या किया, होल्डिंग को बढ़ा दिया। अभी रिपोर्ट ये भी बताया जा रहा है कि दिसंबर मंथ में भी टाटा पावर के ऊपर इंस्टीट्यूशन होल्डिंग को बढ़ा रहा है। तो मतलब जो क्वार्टर 3 का रिजल्ट आएगा तब आपको देखने को मिलेगा कि टाटा पावर ने एफएस और टाटा पावर में एफएस और डीएस ने होल्डिंग को और भी बढ़ा दिया। क्यों बढ़ा दिया, ध्यान रखिएगा कि टाटा पावर ने जो टारगेट रखा 70,000 करोड़ का टोटल कंपनी को प्रोजेक्ट मिला, 70,000 करोड़ का, तो कोई छोटा मोटा प्रोजेक्ट है क्या? कंपनी कितना है, कंपनी 1,14,000, 1,14,000 करोड़ का कंपनी और 70,000 करोड़ का प्रोजेक्ट, तो कंपनी कहाँ से कहाँ तक जा सकते हैं। हाँ, मुझे बहुत बार क्वेश्चन ये भी आते रहते हैं कि सर, हाँ आपने तो हमेशा बताया कि कर्जा अगर 0.1% के नीचे ना हो तो कंपनी इसके ऊपर निवेश करना बहुत बड़ा रिस्की जोन होगा। हाँ बिल्कुल, वो बात सही है, आपके बात सही है, मगर ये भी तो देखना होगा कि कर्जा आप ले रहे हैं, उसके साथ साथ प्रॉफिट भी आप बहुत शानदार कर रहे हैं, तो आपका कर्जा तो मेजर हो जाएगा ना। तो जैसे आप देखेंगे तो क्वार्टरली रिजल्ट आप देखेंगे, सेल्स में कोई भी कमियां कंपनी नहीं छोड़ा, कोई भी कमियां, एक्सपेंस को कंपनी मेंटेन करने के बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट देखिए 500 करोड़ से 900 करोड़, उसके बाद 1000 करोड़, तो अलग लेवल का एक प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ देखने को मिले हैं। तो इस पॉइंट को आपको याद रखना होगा, इस पॉइंट को आपको सोचना पड़ेगा। अभी और एक चीज मैं बता दूं, कंपनीज के ऊपर जिस तरीके से यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिले, जिस तरीके से तेजी देखने को मिले, तो उस बात को आपको भी याद रखना पड़ेगा एज ए इन्वेस्टर।
इस कंपनी के ऊपर इसीलिए कंटिन्यू कर रहे हैं एफएस और डीएस, क्योंकि इस कंपनी का जर्नी लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा होने वाला है। वो कहाँ पे मिलेगा, चलो मैं आपको चार्ट में दिखा देता हूँ। देखिए ध्यान से देखिएगा, कंपनी के ऊपर एक शानदार तरीके से क्या बना था, मेरा वन ऑफ माई फेवरेट स्ट्रैटेजीज कफ विथ 100 पैटर्न्स, तो वो यहाँ पे बना था। उसके बाद फाइनली यहाँ पे क्या हुआ, ब्रेकआउट हुआ। ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी होने के बाद देखिए टाइम लगा, नीचे आए, एक स्ट्रांगली वो सपोर्ट को फेस किया, उसके बाद धीरे 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 करके ऊपर गया और फाइनली वो टारगेट को अचीव किया। कोई छोटा मोटा टारगेट नहीं था, करीबन 26% के आसपास टारगेट था। और कितने दिन में मिला, एंटी लेवल से अगर मैं टारगेट तक देखूं तो ऑलमोस्ट जो टारगेट मिला 105 दिनों में। इसका मतलब ऑलमोस्ट आप 4 मंथ के नीचे, 3.5 मंथ्स आप बोल सकते हैं। तो कोई बात नहीं, 4 मंथ के अंदर अंदर 25% के आसपास रिटर्न, ये कोई छोटे मोटा बात नहीं होते हैं। तो इस बात को आपको याद रखना है। हाँ, आप कहेंगे सर आपके फिलहाल के क्या राय है। देखिए फिलहाल की जो सिचुएशन बन रहा है, फिलहाल की जो सिचुएशन बन रहा है, ब्रेकआउट होने के बाद कंपनी कंटिन्यू क्या किया, यहाँ पे जो स्ट्रांगली रेजिस्टेंस था उसको ब्रेकआउट, मतलब एक रेजिस्टेंस सॉरी एक सपोर्ट क्रिएट किया। अभी सपोर्ट को कंपनी रिटेस्ट किया, उसके बाद धीरे धीरे करके ऊपर जा रहा है। मुझे लग रहा है यहाँ पे एक हायर हाई बनाते बनाते वो आगे बढ़ने का कोशिश करेगा। तो यहाँ पे मेरा कोई एंटी लेवल नहीं है, मेरा कोई मतलब कोई भी मैं एंटी नहीं लिया हूँ, क्योंकि कंपनी के ऊपर जब हायर हाई होता रहता है कोई भी मुझे पैटर्न्स नहीं दिखता है। अगर हाँ, मैं यहाँ पे एंटी जरूर लूंगा, कब लूंगा, अगर यहाँ पे कुछ टाइम बिताए उसके बाद अगर ब्रेकआउट करे तो एक बड़ा मोमेंटम होने वाला है, तब मैं एंट्री लेने के लिए तैयार रहूंगा। तो कुछ टाइम बिताने दीजिए, उसके बाद में आपके साथ इस कंपनी के ऊपर क्या करूंगा वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करूं, आप उस कंपनी के नाम के बारे में बात करूं, त्रिशक्ति इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जो एक अच्छा खासा अपडेट दिया वो है स्प्लिट का। तो 16 जनवरी कंपनी स्प्लिट देने वाला है, और स्प्लिट जब मिलेगा, हर कल के दिन मिलेगा, हर एक के बदले आपको कितना मिलेगा, आपको हर एक के बदले 5 शेयर मिलने वाले हैं स्प्लिट के हिसाब से। तो ये था कुछ कंपनीज का अपडेट। वीडियो में अगर जानकारी अच्छा मिले तो प्लीज लाइक करना, दोस्तों के साथ भी शेयर करना, चैनल को भी सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।